रिकॉर्डिंग शुरू कर रही हूँ। देखो, मुझे एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड अपडेट करना है, तो मुझे उसकी किस चीज की जरूरत पड़ेगी? आईडी की। आईडी की जरूरत पड़ेगी ना, किसी स्टूडेंट को फेच करना है, किसी रिकॉर्ड को फेच करना है, तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? आईडी की जरूरत पड़ती है। तो आईडी हमारे पास कहाँ पर मौजूद है? यूआरएल में। नजर आ रहा है? यूआरएल में ऐसा क्यूरी स्ट्रिंग इसका पार्ट है। ये क्यूरी स्ट्रिंग का पार्ट है आईडी। आप क्या करोगे, यहाँ से आईडी को उठा लोगे, आईडी आ जाएगी। उसके बाद फॉर सपोज शूज की स्पेलिंग गलत हो गई, तो मैंने इसको सेट करके लिख दिया एबीसी। अभी फिलहाल के लिए कुछ भी रैंडम कर दूं। जब मैं उसके बाद अपडेट करूंगी तो इसे अपडेट हो जाना चाहिए। यानी इसका मतलब यह है कि मुझे किस किस चीज की जरूरत है? एक तो आईडी की जरूरत है। दूसरा, मुझे जरूरत है कि मुझे कैटेगरी का नाम चाहिए, कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन चाहिए और कैटेगरी की इमेज चाहिए। कोई भी चीज अपडेट हो सकती है। अब आते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले हम आकर हम अपने इनपुट्स के नाम चेक कर लेते हैं। सी नेम, सी नेम के बाद सी डिस्क्रिप्शन, सी डिस्क्रिप्शन के बाद सी इमेज। ये सारी चीजें हमारे पास मौजूद हैं। फॉर्म के अंदर हमारे पास इनकोडिंग टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा लगा हुआ है, ये भी सही है। इसके अलावा बटन को हमारा क्या नाम है? अपडेट कैटेगरी। सही है, यहां तक के काम हो गया। उसके बाद आती हूँ मैं अपनी क्यूरी की फाइल पर। आने के बाद यहाँ नीचे मैं आके लिख देती हूँ, ये मेरे पास ऐड कैटेगरी का काम था। अब इसके नीचे कौन सा काम शुरू हो रहा है? कमेंट डाल के लिख लो अपडेट कैटेगरी। आपने कहा इफ इज सेट नहीं, मैंने नहीं मंगवाना, अक्सा और उनसे पूछ लें। $_पोस्ट क्या है आपके बटन का नाम? अपडेट कैटेगरी। और क्या क्या चीजें उठानी है? कैटेगरी की आईडी कहाँ से उठाओगे? यूआरएल से। जब हम कोई डेटा यूआरएल से गेट करते हैं तो उसके लिए हम सुपर ग्लोबल वेरिएबल गेट का इस्तेमाल करते हैं। यूआरएल में किस नाम से वो मौजूद है? आईडी आपकी सी आईडी के नाम से। तो आपने कहा कि यूआरएल से आईडी को क्या कर लो? गेट कर लो। आईडी आ गई आपके पास। और दूसरी चीज आपने क्या उठाना है? कैटेगरी का नेम। नेम पोस्ट होकर आ रहा है फॉर्म से, तो सी नेम। उसके बाद क्या चीज उठानी है? डिस्क्रिप्शन। सी डिस्क्रिप्शन या कैटेगरी डिस्क्रिप्शन। ये हो गया मेरे पास कैटेगरी का कुछ डेटा। कैटेगरी का कुछ डेटा से मुराद ये है कि हमने इनपुट से क्या क्या डेटा उठाया है, कैटेगरी का नाम और कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन। अब हमारे पास क्या रह गई है? इमेज। इमेज के दो केसेस होते हैं। देखो, इमेज ना इनपुट के अंदर सेलेक्ट नहीं है। नजर आ रही है? इमेज कहाँ है? नीचे मैंने इमेज का टैग लेके डिस्प्ले करवाया है, गौर से सुनना। इमेज इनपुट के अंदर सेलेक्ट नहीं है, इमेज का टैग नीचे लेके इमेज डिस्प्ले कराई गई है। बाकी सारा डेटा कहाँ पर मौजूद है? इनपुट के अंदर। इमेज इनपुट के अंदर नहीं है। तो इस इमेज की वजह से मुझे क्यूरी दो दफा चलानी पड़ेगी। एक इमेज जब सेलेक्ट हो जाए तब, एक जब इमेज सेलेक्ट ना हो तब। फॉर सपोज करो हमारा यूजर, हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है, वो सिर्फ किसको चेंज कर रहा है? कैटेगरी नेम को चेंज कर रहा है। या हमारा यूजर है, वो सिर्फ किसको चेंज कर रहा है? कैटेगरी डिस्क्रिप्शन। या हमारा यूजर है, वो सिर्फ किसको चेंज कर रहा है? कैटेगरी नेम और डिस्क्रिप्शन दोनों को। दोनों को चेंज कर सकता है। तो आपको एक ऐसी क्यूरी बनानी पड़ेगी जिसमें इमेज हो, और एक ऐसी क्यूरी बनानी पड़ेगी जिसमें इमेज ना हो। क्योंकि इमेज इनपुट के अंदर सेलेक्टेड नहीं है। जो डेटा इनपुट के अंदर मौजूद है, इसका मतलब है कि वो पुराना डेटा लेकर चला जाएगा। इनपुट वाला जो डेटा है वो पुराना डेटा है। यहाँ पर इनपुट के अंदर कुछ भी नहीं है। पिक्चर नीचे डिस्प्ले की गई है। अब यहाँ पर मैं आके इसको क्या बोलूंगी? मैं यहाँ पर आके इसको बोलूंगी कि भाई हमारे पास क्या करो, एक क्यूरी प्रिपेयर करो। कनेक्शन वेरिएबल मैंने कॉल किया, प्रिपेयर स्टेटमेंट। मैंने कहा अपडेट, किसको अपडेट करना है? कैटेगरीज के टेबल को। अपडेट कैटेगरी सेट, क्या नाम सेट करना है? मैंने बोला सी नेम, कोई भी प्लेस होल्डर हो सकता है। और क्या चीज सेट करनी है? डिस्क्रिप्शन। कॉलम का नाम डिस्क्रिप्शन। क्या डिस्क्रिप्शन आ जाएगी आपके पास? सी डिस्क्रिप्शन, कुछ भी पास कर सकते हैं। वेयर आईडी इज सी आईडी। ये पहली क्यूरी हो गई जिसमें कौन नहीं है? इमेज नहीं है। अब आपकी पहली क्यूरी क्या होगी? प्रिपेयर हो गई। सपोज करो एडमिन इमेज नहीं चूज कर रहा, तो वो दो क्यों लेके चला जाएगा। लेकिन अगर वो चूज कर लेता है तो उसके लिए केस आगे होगा। अभी पहले यहां पर आ जाते हैं। उसके बाद मैं यहां पर नीचे आई, मैंने कहा इफ
एम्प्टी। एम्प्टी का फंक्शन क्या करता है, चेक करता है कि खाली है या नहीं। तो मैंने बोला अगर खाली ना हो, क्या मतलब, खाली ना हो, ये पूछ रहा है क्या खाली ना हो। मैंने बोला जो मेरी फाइल है, कौन सी, सी इमेज, उसका नाम। अब मैंने इसको क्या बोल दिया कि अगर तुम्हें इमेज का नाम खाली नहीं मिलता, खाली नहीं मिलता का मतलब क्या है कि अब इमेज चूज की गई है। इसका, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि इमेज अब चूज कर ली गई है, मतलब यहां से आकर चूज फाइल कर लिया गया है। मतलब मैं ये बोल रही हूँ एम्प्टी, एम्प्टी का फंक्शन क्या चेक करता है, खाली, कि अगर खाली हो, लेकिन नॉट का सिंबल लगा लिया है तो इसका क्या मतलब है, खाली ना हो। और खाली ना हो का मतलब हो कुछ ना कुछ हो। तो इसका मतलब ये है कि इमेज सेलेक्ट कर ली गई है, अगर इमेज सेलेक्ट कर ली गई है तो इमेज का डेटा उठाना, वरना नहीं उठाना। अगर इमेज जैसे आप चूज कर लिए तो अब तुम यहाँ पर आके इमेज का नाम उठाओ। जैसे फॉर सपोज मैंने यहाँ पर कह दिया कैटेगरी इमेज नेम, तो यहाँ पर आकर मैंने उसका सी इमेज नेम ले लिया। मैंने बोला इमेज का नाम उठा के उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो। सही है, अब वो इमेज का डेटा उठाएगा। पहले बिला वजह उठाओगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी मैं तुम्हें इसका गलत वाला काम भी करके दिखाती हूँ। वो बोलेगा इमेज का डेटा, अगर तुम लोग ये चीज नहीं लगाते, यहाँ पर ये चीज नहीं करते, फॉर सपोज इसको कमेंट कर देती हूँ और यहाँ से इस वाली लाइन को आके उठाकर ऊपर डाल देती हूँ, ऐसे जैसे अभी काम किया, तो इस केस में पता है क्या होगा, एडमिन को पिक्चर नहीं चेंज करनी, एडमिन को सिर्फ स्पेलिंग चेंज करनी थी। एडमिन ने यहाँ पर आके इसे अपडेट की क्यूरी को चलाया तो वो क्या बोलेगा, इमेज का तो आपने डेटा उठाया है, उसका क्या करूं मैं। तो तुमने तो इमेज चेंज ही नहीं करनी थी, तो उसका डेटा तो उठाना ही नहीं था तुम्हें। तो डेटा उस सूरत में उठाया जाएगा जब इमेज को चूज किया जाएगा। समझ आ रही है। मतलब मैं तुम में से दो स्टूडेंट्स को बोलूंगी कि तुम मेरे साथ चलो काम करवाना है तुम्हें, तो तुम्हारा डेटा उस सूरत में उठाऊंगी ना जब मुझे तुम्हारा काम चाहिए होगा, जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। अभी मुझे पिक्चर की जरूरत नहीं थी, पहले वाले केस में मुझे पिक्चर का डेटा चाहिए ही नहीं। तो जब नहीं चाहिए तो उसका डेटा क्यों है यहाँ पर। तो तुम उसका डेटा कब उठा रहे हो, तब उठा रहे हो जब उसको सेलेक्ट किया जा रहा है पिक्चर को। बाकी डेटा तो इनपुट के अंदर मौजूद है, लेकिन पिक्चर का डेटा इनपुट के अंदर नहीं है, नीचे इमेज के टैग में लिया गया है। तो यहाँ पर तुम मुझसे क्या बोल रहे हो कि जब तुम्हें सेलेक्ट किया जाएगा तब तुम्हारा डेटा उठाया जाएगा। समझ आ गई। तो मैंने उसे क्या बोला कि अगर इमेज का नाम खाली नहीं है, खाली नहीं है का क्या मतलब है, उठाया गया है उसको। ठीक है, जब उठा लिया तो तुमने उसका इमेज का नाम ले लिया, उसके बाद तुमने इमेज का टेम्पररी नेम ले लिया, फिर तुमने इमेज का वो सारा डेटा ले लिया, वो जो तुमने ऊपर लिया, एक्सटेंशन, डेस्टिनेशन, ये सारी चीजें तुमने ले ली। मैं यहाँ पर आ गई, मैंने इसे बोला कि भाई मुझे कैटेगरी इमेज का टेम्प नेम चाहिए, तो यहाँ पर मैंने टीएमपी लगा दिया, यहाँ पर आकर टीएमपी अंडरस्कोर टेम्प नेम। वही, अब मैंने इमेज की सारी चीजें ले ली। पहले नहीं लिया था ना, पहले सिर्फ क्या लिया था, ये चीजें ली थी, आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन। आईडी यूआरएल में मौजूद है, ये डेटा ऑलरेडी इनपुट के अंदर मौजूद है। डेटा इनपुट के अंदर मौजूद है, इसका मतलब ये है कि अगर डेटा अपडेट होगा तो नया अपडेट हो जाएगा, अगर नहीं अपडेट होगा तो पुराना वाला ही चले जाएगा। पुराना वाला ही रहेगा ना, नया वाला तो नहीं रहेगा फिर। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर। हमने कहा कि अगर हमारी इमेज का चूज कर लिया गया है तो इमेज का सारा डेटा उठाओ। इसने कहा सही है, हमने इमेज का सारा डेटा उठा लिया। बिला वजह पहले नहीं उठाना था, बाद में उठाना था। उसके बाद जब इसने इमेज का सारा डेटा उठा लिया, अब क्या होगा, अब उसके बाद आगे का काम करेंगे। अब क्या करेंगे, दोबारा से क्यूरी को प्रिपेयर करेंगे, क्यूरी ओवरराइड होगी। अब क्यूरी ओवरराइड होगी ना, लेकिन क्यूरी ओवरराइड होने से पहले सपोज करो पिक्चर के बजाय उसने रार फोल्डर उठा लिया, अब क्या होगा, पिक्चर के बजाय फिर वही फॉर्मेट एरे, ये वाला काम करेंगे हम। जाहिर है वो तो नहीं किया, डायरेक्ट क्यूरी तो नहीं प्रिपेयर कर सकती। सपोज उसने एक्सटेंशन इमेज के बजाय यहाँ पर वो आया, उसको रार फोल्डर मिल गया, पीडीएफ की फाइल मिल गई, तो फिर यहाँ पर वही प्रॉब्लम आ गया ना, वो तो तुम्हारे इमेजेस के फोल्डर में पीडीएफ को भेज देगा। तो तुम यहाँ पर आकर क्या करोगे, फिर वही काम करोगे, एक वेरिएबल बना लो फॉर्मेट का, वो जो काम ऊपर कर कर आए हो चेकिंग करवाने के लिए, तुमने फॉर्मेट का एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर आकर एक एरे स्टोर करा दिया और वही सारी एक्सटेंशन स्टोर करवा दी, जेपीजी, पीएनजी, जेपेग, वेबपी और एसवीजी, ये सारी मैंने एक्सटेंशन स्टोर करवा दी। फिर उसके बाद वही काम किया हमने, इन एरे का फंक्शन यूज किया, एरे का जो क्या करता है, बूलियन कॉन्टेक्स्ट में वैल्यू रिटर्न करता है। आपने ये बोला है कि जो मेरी एक्सटेंशन आ रही है
उसको मेरे स्टेक में से चेक करो, यानी मेरे एरे में से चेक करो। अगर वो नहीं मिलती तो फिर उसको बोल दो इनवैलिड एक्सटेंशन। या उसको ये भी कर सकते हो कि अगर वो मिल गई तो अंदर आ जाओ। सही है, अगर आपकी एक्सटेंशन स्टेक में से एरे में से मिल गई तो अंदर आ जाओ बॉडी के, नहीं मिल रही तो एल्स करके बता दो कि इनवैलिड एक्सटेंशन। सही है, इको लगा देते हैं और यहां पर आके कह देते हैं इनवैलिड एक्सटेंशन। और ऊपर अगर मिल गई मतलब मेरी एक्सटेंशन करेक्ट हो गई, सही हो गई, मेरे फॉर्मेट वाले यानी मेरे स्टेक में से मिल गई, मेरे एरे में से मैंने लिया था im1.jpg, उससे जेपीजी मेरी एक्सटेंशन को मेरे एरे वाले सेट में से जाके चेक किया तो मिल गई उसको। जब मिल गई तो क्या होगा, अंदर आ जाएगा। अंदर आ जाएगा तो फिर मैंने इससे बोला है कि अब क्या करो, मेरी वो जो नई पिक्चर चूज की गई है उसको क्या करो, भेजो। कहां पर, जो सर्वर पर जिस नाम से वो पड़ी हुई है टेम्पररी नेम से, इमेज का टेम्प नेम, कैटेगरी इमेज टेम्प नेम, ये रहा। इसको कहाँ भेज दो, डेस्टिनेशन वाले वेरिएबल के अंदर, मतलब एक नई लोकेशन पे भेज दो। आ गई समझ। अब वो आपकी नई लोकेशन पे जाएगी, फिर उसके बाद आपने क्यूरी को प्रिपेयर करना है। अब आपने वही वाली क्यूरी उठानी है, वो जो ऊपर वाली क्यूरी है ना, वही वाली क्यूरी यहाँ उठानी है। बस किस चीज को लगा दोगे, बीच में क्या चीज आ जाएगी, कॉमा लगा के इमेज आ जाएगा, क्योंकि आप इमेज का डेटा उठा लिया ना। तो यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगी, आप इमेज को ऐड कर दूंगी। बस मैंने बीच में से किसको ऐड कर दिया, इमेज को। ऊपर इमेज नहीं चूज की गई थी तो विदाउट इमेज की क्यूरी चल रही है। नीचे जब इमेज चूज कर ली, हमारे किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने इमेज चूज कर ली, तो इमेज का सारा डेटा उठा लिया, उसको चेक किया, उस पिक्चर को सर्वर पर भेज दिया। सर्वर पर भेजने के बाद अब दूसरी क्यूरी चला दी। जब क्यूरी चला दी तो अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या लगेगा। यहाँ पर आपका जो बाइंड पैरम वाला फंक्शन है वो यहाँ पर सिर्फ पिक्चर के लिए लगेगा, इसके बाहर जो है वो बाकी तमाम बाइंड पैरम लगेंगे, क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ पर पिक्चर के लिए काम किया है ना। तो यहाँ पर बाइंड पैरम किसका लगेगा, पिक्चर का ही लगना चाहिए। तो यहाँ पर आकर तुम क्यूरी को क्या करोगे, तुमने कहा कि भाई मैं पैरामीटर को बाइंड कर रहा हूं और सी इमेज के साथ मैं कैटेगरी इमेज नेम को डाल रहा हूं, कैटेगरी इमेज नेम, इसको मैंने बाइंड कर दिया। अब जब पिक्चर का पूरा डेटा उसने उठा लिया, देखो होगा क्या। फॉर सपोज करो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर था, वो आया, उसने कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ पिक्चर चेंज की, कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ पिक्चर चेंज की। तो हमारा जब अपडेट कैटेगरी के बटन पर क्लिक होगा तो वो इस चीज को रीड करेगा। सबसे पहले यूआरएल से आईडी उठा ली, उठा ली। उसके बाद वो इस चीज को रीड करेगा। इस चीज में इनपुट के अंदर कौन मौजूद है इस वक्त, शूज, शूज मौजूद है। कैटेगरी डिस्क्रिप्शन के अंदर कौन मौजूद है, इनपुट के अंदर ऑलरेडी कैटेगरी डिस्क्रिप्शन मौजूद है। उसने कैटेगरी नेम भी उठा लिया, कैटेगरी डिस्क्रिप्शन भी उठा ली, मिल गई उसको। ठीक है, जब वो यहाँ पर आया उसने स्क्यूरी को पढ़ा, भाई उसने कहा कि चलो मैं स्क्यूरी को पढ़ लेता हूँ। उसने क्या किया, सारी चीजों को वैसे ही रख दिया। अपडेट कैटेगरी सेट नेम इज वही शूज का नाम, डिस्क्रिप्शन इज वही पुरानी वाली डिस्क्रिप्शन, वेयर आईडी इज पीआईडी जो यूआरएल के अंदर आईडी मौजूद थी। जैसे ही वो लाइन पढ़कर नीचे आया, उसने कहा कि भाई मुझे तो इमेज भी मिल गई है, क्योंकि एडमिन ने तो इमेज ही चूज की थी ना, बाकी तो डेटा नहीं चूज किया। तो अब वो इफ इस सेट की बॉडी के अंदर आएगा, इस पिक्चर वाली बॉडी के अंदर आएगा। उस केस में आएगा जब इमेज चूज की गई होगी। जब उसने कहा कि भाई इमेज चूज कर ली गई है, तो अब उसने क्या किया, इमेज का सारा डेटा उठाया, उसका नाम उठाया, उसका टेम्पररी नेम उठाया, उसकी एक्सटेंशन उठाई और उसकी डेस्टिनेशन सेट की और उसकी एक्सटेंशन को चेक किया क्या वो वैलिड एक्सटेंशन है या नहीं। और अगर वैलिड एक्सटेंशन निकल आती है तो उसको क्या कर दिया, सर्वर पर, सर्वर से उठाकर कहां पर भेज दिया, उसको डेस्टिनेशन में भेज दिया। जब उसने डेस्टिनेशन में भेज दिया तो इमेज का काम क्योंकि इधर ही हो रहा है, तो इमेज का बाइंड पैरम भी इधर ही होगा। समझ आ गई। अब वो क्या किया, उसने कहा कि भाई क्यूरी ओवरराइड हो रही है। अब उसने क्या किया, अपडेट कैटेगरी सेट नेम पुराना वाला सी नेम, सेट डिस्क्रिप्शन पुरानी वाली डिस्क्रिप्शन, इमेज को अब उसने क्या किया, यहाँ पर नए नाम को इमेज के सेट कर दिया, क्योंकि इमेज नया चूज किया गया था। उसके बाद उसने इसको बाइंड पैरम किया। जब उसने बाइंड पैरम किया तो उसके बाद वो पूरा इस बॉडी से बाहर निकल कर आ गया। जब इस बॉडी से बाहर निकल कर आ गया तो अब वो क्या मांग रहा है, वो तो कह रहा है मुझे पैरामीटर बाइंड तो सिर्फ आपने इमेज का दिया था, बाकी तो आपने दिया ही नहीं है। तो मुझे क्या करना है, बाकी पैरामीटर्स को भी तो बाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर आकर बाकी पैरामीटर्स के अंदर वही पुराना वाला डेटा जाएगा। तो यहाँ पर मैं आकर इसको बाइंड पैरम कर लेती हूँ। मेरा पहला पैरामीटर सी नेम और यहाँ पर कैटेगरी नेम,
इसी तरीके से कैटेगरी डिस्क्रिप्शन और कैटेगरी आईडी, डिस्क्रिप्शन और आईडी। तो यहां पर मैंने आके इसे पास कर दिया, सी डिस्क्रिप्शन और सी आईडी, और यहां पर कैटेगरी आईडी और ऊपर कैटेगरी डिस्क्रिप्शन, और आखिर में क्यूरी को क्या कर दिया मैंने, एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद आप फिर इको स्टेटमेंट करा दें। कैटेगरी अपडेटेड, और फिर इसको लोकेशन डॉट असाइन कर दें व्यू कैटेगरी के पेज पर। सही है, समझ आया यहां तक? मैं इसको एक मिनट पॉज कर लेते हैं, दोबारा से चेक कर लेते हैं। शूज को चूज कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन से ये सब हटा देते हैं, नहीं चाहिए। पिक्चर हमें अपडेट नहीं करनी, अपडेट कैटेगरी हमने कर लिया, तो उसने दोनों चीजों को अपडेट कर लिया। समझ आ रही है? ये सारी की सारी क्यूरी कहाँ पर अपडेट हो रही होती है, कि डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस से तो डेटा आ रहा है हमारा। आगे समझ? ये था हमारा अपडेट कैटेगरी का। अब मुझे बताओ, डिलीट कैटेगरी के लिए क्या करूंगी मैं? व्यू कैटेगरी के पेज पे जाऊंगी। किधर जाऊंगी? व्यू कैटेगरी। यहाँ जो मेरे पास एंकर टैग है, इसके अंदर मैंने इसे क्या बोला कि तुम्हें यूआरएल में क्या मिले, अगर कैटेगरी आईडी मिले। ये क्यूरी स्ट्रिंग है, क्वेश्चन मार्क सेपरेटर, उसके बाद आगे क्यूरी। जब मैं इस एंकर टैग में फाइल का नाम नहीं लिख रही, क्या मैंने फाइल का नाम लिखा है? नहीं, तो वो क्या करता है, उसी फाइल को टारगेट करता है। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगी। जैसे मैंने यहाँ पर आके लिखा कैटेगरी आईडी, डिलीट करने के लिए भी तो तुम्हें आईडी की जरूरत है ना। तुमने यहाँ पर आके क्या कहा कि भाई हमारे पास कैटेगरी में से कौन आ रहा है, आईडी आ रही है, यहाँ के पास कर दिया। अब मैं यहाँ पर आकर व्यू वाले पेज पे जाके चेक करूंगी, रिमूव पर कर्सर लेके जा रही हूँ, तो इसका चेक करना क्या कह रहा है, कैटेगरी आईडी 1। और पेज कौन सा वाला है, पेज कौन सा नजर आ रहा है, व्यू कैटेगरी। ऊपर चेक कर लो, पेज किस पेज पर लेकर आया, व्यू कैटेगरी, और फिर सेपरेटर लगाकर कैटेगरी आईडी का पैरामीटर क्यूरी स्ट्रिंग बनाकर लेकर आ रहा है। तो जब आप पेज का नाम नहीं लिखते तो उसका मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट के अंदर वो आपका हाइपर रेफरेंस रहता है, उसी पेज को टारगेट करता है। अब मुझे ये बताओ, तुम्हें यूआरएल से आईडी उठानी है, तुम क्या करोगे? हाँ, गेट यूज करेंगे नालायको। पूरा सही बोलना है ना, मुझे आवाज आए, किसको बोला है गेट? मैंने बोला यूआरएल में क्या गेट हो आपको, कैटेगरी आईडी। अगर आपको यूआरएल में कैटेगरी आईडी मिल गई, डिलीट करना तो बहुत आसान है। कैटेगरी आईडी मिल गई तो उस कैटेगरी आईडी को क्या करो, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो। यूआरएल से जब जब बात आए ना यूआरएल की, तो उधर से हमें क्या करना होता है, डेटा को गेट करना होता है। मैं एक दफा इधर पीछे जाके इसको कॉपी कर लेती हूँ ताकि मेरी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। आपने उठा लिया, अब आपको क्या चलाना है, अपना कनेक्शन वेरिएबल प्रिपेयर, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सी क्यूरी आ रही है। डिलीट ऑल फ्रॉम कैटेगरीज वेयर आईडी इज CID, और फिर उसको प्लेस होल्डर है ना, उसके बाद आपने क्यूरी को एग्जीक्यूट करिए, क्यूरी को बाइंड करना है CID, और उसके बाद कैटेगरी आईडी का वेरिएबल, और फिर क्यूरी एग्जीक्यूट। ये आपका डिलीट हो चुका है, कैटेगरी डिलीटेड। सही है। हेलो। हम्म। यार मैं